बिहार में रामचरितमानस पर जारी विवाद और सियासी कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत के तीर ऐसे चल रहे हैं कि महाभारत अब महागठबंधन के बीच ही देखने को मिल रही है। जेडीयू ने रामचरितमानस का पाठ कर जवाब राजद को दिया, तो बीजेपी भी मानस पाठ कर विरोधियों पर तंज कस रही है। जिस तन में राम निवास करे वहाँ राम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पापी पड़ेगा। ये जवाब है आरजेडी को जेडीयू का। चिंतन से राम उपजता है, चिंता से काम का नाता है, सत्कर्म से जीवन बढ़ता है, दुष्कर्म से जीवन खाता है। ये प्रहार है एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी पर। मत कहना कि इस संत ने राह नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। ये प्रतिक्रिया है एक साथी के लिए दूसरे साथी की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जिस बयान पर सियासी बवाल मचा है, उस पर महागठबंधन के भीतर ही अब महाभारत शुरू हो चुका है। तभी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कौन क्या बोलता है ये आरजेडी ही जाने और पार्टी ही मतलब निकाले। ध्यान से सुनिएगा इस बयान को। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, ये तो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उनको इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू का स्पष्ट मानना है, तो हम लोग तो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। ललन सिंह जब ये बयान अपने सहयोगी दल आरजेडी के लिए दे रहे थे, तो चंद किलोमीटर के फासले पर पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में जेडीयू नेता नीरज अपने समर्थकों संग लगातार रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। ये जता रहे थे कि रामचरितमानस विवाद का विषय नहीं बल्कि आस्था का विषय है। जिस तन में राम निवास करे वहाँ राम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पापी पड़ पाएगा। मत कहना कि इस संत ने राह नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। जेडीयू के एक और बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सहयोगी दल के कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर के बयान से पार्टी को असहज स्थिति में होने की बात कहते हैं। तत्काल ऐसे बयानों पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग आरजेडी से करते हैं। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति खासकर हमारी पार्टी की बनती ही है ऐसे बयानों से। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना हो गया। अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रोक लगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद विरोध के सुर ने जोर पकड़ा। जेडीयू के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी रामचरितमानस का पाठ कर ये बताने की कोशिश की कि लोक आस्था से खिलवाड़ बेहद खतरनाक है। ये हाल तब है जब रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में जाति को कुछ इस अंदाज में लिखा है। तुलसीदास कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे कठिन है। रामचरितमानस पर जारी सियासी महाभारत ने जिस तरह से तूल पकड़ा है, वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा, समझना मुश्किल नहीं। लिहाजा नेता एक दूसरे पर रामचरितमानस का पाठ करके ही जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मोतिहारी में एक कार्यक्रम के बाद मंगल पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर करोड़ों की लोगों की आस्था को चोट पहुंचाया और उन्हें इस बयान को भी वापस लेना चाहिए। ऐसी टिप्पणी करके चंद्रशेखर जी ने लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाया है और कहीं ना कहीं उनका यह जो बयान है वह समाज के अंदर जो आपसी भाईचारा है
उसको चोट पहुंचाने की कोशिश। ना तो बिहार के लोग स्वीकार कर सकते हैं, ना देश का लोग स्वीकार कर सकते हैं। रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुई लड़ाई अब धुलाई और शुद्धिकरण पर आ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो बक्सर से आई तस्वीर देखिए, रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे नेता शुद्धता और अशुद्धता का जहर घोल रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया जा रहा है। गंगा जल से मूर्ति के साथ ही आसपास की जगहों को धोया जा रहा है। प्रतिमा को साफ करने की ये तस्वीरें हैं बक्सर के अंबेडकर चौक स्थित उस मूर्ति की, जहां शुक्रवार की रात केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे थे। क्यों उपवास किया जा रहा था वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता जिस तरह से मूर्ति का शुद्धिकरण करते दिखे, उसकी वजह उनकी ही पार्टी के नेताओं की जुबानी सुनिए। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के साथियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है धर्म के नाम पर तनाव पैदा करना, राजनीति करना, और उसी का हालिया उदाहरण आपको अश्विनी चौबे जी के कृत्य से दिख रहा है। इन लोगों के लिए आपसी सामंजस्य समरसता मुद्दा नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक फायदा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल के समीप जब आप धरना दे रहे थे तो कम से कम वहां पर जो गंदगी थे, वहां पर जो फूलों के माले पड़े हुए थे, यत्र तत्र अन्य तरह की वस्तुएं पड़ी हुई थी, तो उनकी साफ सफाई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए धरना का इस्तेमाल किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता हैं, उनके प्रतिमा स्थल के समीप भी दोहरी राजनीति की। दरअसल रामचरितमानस के अपमान और चौसा में हुए किसान के साथ बर्बरता लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर शुक्रवार की देर रात तक धरना दिया था, जिसे महागठबंधन के नेताओं ने अंबेडकर प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए इसका शुद्धिकरण किया। और इसी को लेकर बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अश्विनी चौबे जो बक्सर के सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री है, जब वो धरना पर बैठते हैं मंत्री के खिलाफ, तो वहां राजद के लोग जाकर अंबेडकर की मूर्ति को धोने का काम करते हैं। अरे कम से कम इतना तो शर्म आना चाहिए कि आप सब लोगों ने अंबेडकर के लिए। महागठबंधन के द्वारा जो ये ओछी राजनीति की गई है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अब इस कदर लोग पहुंच गए हैं, समाज को कितना टुकड़ों में बांटेंगे ये। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद मूर्तियों के शुद्धिकरण तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री पर अंबेडकर की प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए जिस तरह सियासी चाल चली जा रही है, गंगा जल से जिस तरह मूर्ति का शुद्धिकरण किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं सियासत के निम्न ही दर्शाती है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार पर दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सीएम ने अपना रुख साफ नहीं किया तो वे लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यह सरकार एम्स अटकाने का काम कर रही है। इनको एम्स बनाना नहीं है, यह नहीं चाह रही है कि आप कहें। एक बार तो इन्होंने डीएमसीएच का प्रस्ताव दिया, फिर इन्होंने 200 एकड़ का काम किया, फिर 81 एकड़ इन्होंने दे दिया, और हम सालों लग करके 13 करोड़ अपने भाजपा के, जब हमारे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे थे, तब उस समय में मिट्टी पाने का काम किया और यहाँ पर मिट्टी का काम हो गया। अब पर इसको अटकाने भटकाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट निर्णय लें। जो जमीन जहानाबाद में जमीन के विवाद में अपने ही चाचा ने भतीजे की ईंट पत्थर से मारकर युवक की मौत हो गई। इसी 9 फरवरी को शादी होनी थी। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के कालूपुर की है। मृतक देश रत्न का पूरा परिवार पंजाब के लुधियाना में रहता था और वो यहीं रहकर पढ़ाई किया करता था। उसके परिवार के लोग शादी की तैयारी को लेकर 11 जनवरी को घर आए।
रहे थे। इसी दौरान उसके युवक ने चाचा और उसके चचेरे भाई ने किसी बात को लेकर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि चाचा ने ईंट मारकर भतीजे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद जहानाबाद से पटना तक इलाज कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। हालांकि पूरे उस युवक की मौत बीमारी बता रहा है। पुलिस से आवेदन के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। पाएंगे शादी है घर में, 6 तारीख के तिलक था, तारीख के 9 के बरियाती था। बाबू हमारा अपने ये क्या हुआ क्या? हाँ तो हमरा ना मारे लगा, उन्हें से आके पड़ की गोतिनिया अब बेटवा में ओकर बेटवा लटक गया। बड़का बेटवा का कि जान मारते। सकुराबाद वहाँ से रेफर किए जहानाबाद सदर में लाए, यहाँ से रेफर कर दिए पटना, इलाज भी हुआ। उस बाद इसके बाद हम लोग लेके पीएमसीएच गए। ठीक है, पीएमसीएच ले गए, उल्टी जब करता था तब ब्लडिंग। इसी बीच में फिर एगो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाए, वहाँ 3-3:30 बजे भोर में को लेकर सब्जियों का मेला लगता है, जहां किसान अपने अपने क्षेत्रों से आकर सब्जियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। सासाराम के छकोनमा स्थित आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की ओर से यहां सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। आपको यहां 60 किलो का कदीमा, कोहरा, मिल, लौकी, कद्दू भी देखने को मिल जाएगी। आधा किलो से बड़ा प्याज तो 5 किलो की मूली भी नजर आ जाएगी। यहां पर किसानों को अवार्ड। देखिए संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। सासाराम में मकर संक्रांति को लेकर एक कौतूहल भरा मेला लगता है और मैं हूं अभी कुशवाहा सब्जी बाजार में और आप देख सकते हैं कि यहां जो सब्जियों का प्रदर्शन लगता है, किसानों द्वारा यहां सब्जी का प्रदर्शन लगाया जाता है। देख सकते हैं कि यहां वो अद्भुत हैं और किसानों द्वारा स्थानीय स्तर पर इसकी उपज की जाती है, पैदावार होती है। आप देख सकते हैं एक जो कद्दू है उसकी लंबाई आप देख सकते हैं लगभग 4। इसके अलावा अन्य कई सब्जियां हैं, आप देख सकते हैं जिनका आकार जो है कितना बड़ा है। तो इस प्रकार कई ऐसी सब्जियां हैं जिसका प्रदर्शन यहाँ होता है और आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग इस सब्जी के प्रदर्शन को है और शायद ही बिहार में इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में सब्जियों की प्रदर्शनी लगती है। ये बताइए किस तरह की प्रदर्शनी है? ये कुशवाहा ये सब किसानों का सब्जियों का प्रदर्शनी है, जिसमें अपना अपना किसान ये जो खेती की हमारा सब्जी पूरे बिहार में जाना जाता है। वो यहाँ प्रदर्शन का सब्जी उपजता है। ये गाँव का यही का आसपास के सासाराम शहर के आसपास की जितने भी किसान है वो अपना उत्कृष्ट सब्जी का प्रदर्शन करते हैं। तो साल भर इंतजार करते हैं, उसके बाद ये सब्जी प्रदर्शनी लगती है और जो बेहतर सब्जी हो जो बेहतर किसान होते हैं जो इस तरह की सब्जी का पैदावार करते हैं उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। हाजीपुर में दिव्यांग प्रशासन ने बेहद किया है। कड़ाके का भरोसा देकर उन्हें यूं ही भटकने को छोड़ दिया गया। दरअसल हाजीपुर के अक्षय वट राय स्टेडियम में सामाजिक आधिकारिक शिविर का आयोजन किया गया था। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और उससे जुड़े सहायक उपकरण का वितरण किया जाना था, लेकिन 40 दिन तक इंतजार करते रहे पर उन्हें ट्राईसाइकिल नहीं मिला और तो और कुछ लोगों से शाम होते ही साइकिल वापस भी ले लिया गया। भूख से परेशान दिव्यांगजन पूरे मैदान में यहां वहां भटकने के लिए मजबूर रहे, लेकिन उनके वाला कोई नहीं था। कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और स्थानीय सांसद कुमार पारस ने उपकरण वितरण के कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कई दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का वितरण कर वो चले गए, लेकिन लगभग 3 दर्जन दिव्यांगों को सुबह से आया गया और रात आज साइकिल नहीं होगा। सभी लोग को अलग अलग प्रखंड 16 प्रखंड से कॉल आया था कि यहाँ वितरण होगा। कई लोग सुबह 8 बजे से ही यहाँ चले आए और होने के बाद 80 से 90 लोग 45 को नहीं मिला। ट्राईसाइकिल आपको मिलेगा। अगला शिविर में मिला था रसीद लेकर आइएगा। तो रसीद लेकर आने के बाद क्या हुआ कि कुछ आदमी को मिला,
अब कुछ का साल भी साइकिल नहीं मिल चुका। अब बोले कि जाइए, अब यहाँ से चला जाइए। कितना दूर से है? देसरी प्रखंड से। तो क्या यहाँ से हमको 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ कुछ बताया लोग? बताया कि जाइए, अब नहीं है कसाया, इसको कसाया नहीं था तो कहला विकलांग लोग शिविर में जमा किए। तो कहाँ जाएंगे अभी रात में? इतना लिस्ट में नाम बुलाया गया था आपको? हाँ, बुलाया गया। नंबर भी उनका जो फोन जे किए वो नंबर से। अच्छा, क्या चीज बोला गया था आपको? बोले थे जो कल 14 तारीख को गाड़ी जाके ले जाना अपना। अच्छा, और आज क्या बोले? आज बोले कि ये नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, 3 बजे से बंद कर दिए। मिला है ना कुछ लोगों को? कुछ नहीं मिला। कुछ हुई कोविड की वजह से 2 साल बाद मंदार महोत्सव अब हो रहा है। महोत्सव में स्थानीय स्कूलों की छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गया के मोहरा में आयोजित तपोवन महोत्सव में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी। मशहूर गायिका कविता पौडवाल ने अपने सुर से सबका मन मोह लिया। लेकिन इतना जरूर कहो कि ये तपोवन है, तपोवन के एक पर्यटक हब बने के चाहिए। और हमारे दिमाग में ये बात हल, बगल में कुटिहार है, बगल में हड़ाही स्थान है, बगल में गहलौर है, और ओकर बाद बीच में एक तपोवन है। तो राजधानी न हो गए पर्यटन के, एकर विकास न होना तो भाई हम जरूर कहवे कि अन्याय हो रहे है इलाका से भी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गया के मोहरा में आयोजित तपोवन महोत्सव में कहा कि अगर वो कुछ दिन और सरकार में रहते तो गहलौर को पर्यटन का राजधानी बना देते। बढ़ते हैं आगे और न्यूज 18 ने हेलमेट पहनिए सुरक्षित घर आइए नाम से मुहिम की शुरुआत की है। इसका असर भागलपुर में देखने को मिला। शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने सुरक्षा को लेकर की अनोखी पहल की। एक व्यक्ति को यमराज बनाकर भैंस पर बिठाया गया और उसे शहर में घुमाया गया, जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों को रोकता है और हेलमेट पहनने की शपथ दिलवाता है। काफी लोगों ने इससे सीख ली। की ये रिपोर्ट देखिए। यमराज बनकर जो है, जो हेलमेट नहीं पहने हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो हेलमेट पहने और सुरक्षित अपने घर को जाएं। यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह हैं, हम उनसे कि सर यहाँ पर बात की है कि कैसे आप लोग को प्रेरणा मिली इसको शुरू करने की, और जो न्यूज 18 भी मुहिम चला रहा है, क्या कहेंगे सर? अब मैंने देखा है कि न्यूज 18 मुहिम चला रहे हैं और उससे भी हम लोगों को प्रेरणा मिला, और सब मिलकर हम लोग यदि लोगों को जागरूक सड़क दुर्घटना लोग जागरूक होंगे। इस मुहिम में हम लोगों ने देखा कि कई बार लोग यमराज के भेष में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने साक्षात यमराज को बुलाया है, भैंस पर चढ़ के यमराज आए हैं। रोड पे अपना अपना हेलमेट लगा कर चलो, वरना यमराज के साथ चले जाओगे। धरती पर से जीते जीते अगर आपका मन भर गया है तो अपना अपना सावधानी अपने साथ रखो, वरना यम तुमको लेकर चला जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार पेंटर। अभी भी कई लोग हैं जो सड़कों पर जो है बिना हेलमेट के ही सफर कर रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि इस चीज को देखकर वो जो है अब हेलमेट लगाएंगे। सतीश रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होते ही पटना जिले में 16 जनवरी से सभी स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी करते हुए समय निर्धारित कर दिया है। स्कूल में सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं विभाग ने भी सुबह में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। शीतलहर से राहत मिलने के बाद पटना 16 जनवरी से सब दिए जाएंगे। इसको पटना चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है, यानी अब जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे। हालांकि कक्षाएं संचालित करने का समय निर्धारित किया गया है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे। एक तरफ जहां स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है, वहीं बड़ी चुनौती होगी बच्चों के लिए भी कैसे स्कूल जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। यानी 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहर की हालात उत्पन्न रहेगी। जहां 10 से लेकर 12 डिग्री तक गिरने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 5 से लेकर 6 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि शीतलहर और कोल्ड डे की हालात में आप पूरी तरह से और सावधान रहें। के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार, झारखंड सहित देश के 16 शहरों को रिलायंस जियो ने एक बड़ी सौगात दी है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और झारखंड के रांची, जमशेदपुर सहित देश के 16 शहर जियो ट्रू 5G से जुड़ गए हैं, डिजिटल दुनिया की बड़ा कदम के तहत। पटना की बात करें तो जियो 5G ट्रू का लाभ शहरी क्षेत्र पटना साहिब से लेकर दानापुर तक मिलेगा, जबकि मुजफ्फरपुर के भी शहरी क्षेत्रों में अब लोग इसका लाभ ले सकेंगे। झारखंड की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा स्टील सिटी जमशेदपुर में जियो का ट्रू 5G नेटवर्क शुरू हो गया है। इन शहरों में जियो वेलकम ऑफर के तहत ग्राहकों को आमंत्रित किया जाएगा और फिर वे बिना किसी अतिरिक्त लागत से 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा का मजा ले सकेंगे। जियो की ट्रू 5G सेवाओं के लॉन्च होने के साथ ही ग्राहकों को अब न केवल सबसे अच्छा मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क मिलेगा, बल्कि इससे ई गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर और IT सहित कई क्षेत्रों में तेजी आने के नए अवसर भी मिलेंगे। लॉन्चिंग पर जियो प्रवक्ता ने कहा कि बिहार और झारखंड के 4 महत्वपूर्ण शहरों में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू करने पर हमें गर्व है। देश भर में ट्रू 5G रोल आउट की स्पीड को हमने और तेज कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि साल 2023 में प्रत्येक जियो उपयोगकर्ता को जियो ट्रू 5G टेक्नोलॉजी का फायदा मिले। जिन शहरों में ट्रू जी लॉन्च किया गया है वे हमारे देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में शामिल हैं। जियो की ट्रू 5G सेवाओं के लॉन्च के साथ ही क्षेत्र के उपभोक्ताओं को न केवल सबसे अच्छा दूरसंचार नेटवर्क मिलेगा, बल्कि ई गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, कृषि, IT के क्षेत्रों में भी विकास के अनंत अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र को डिजिटलाइज करने के हमारी कोशिशों को लगातार समर्थन के लिए हम बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों के आभारी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।